तो चलिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस की हमारे एग्जाम्स में काफी वेटेज है बेटा, चाहे इंटर हो या फाइनल। गुड मॉर्निंग ऑल। इंटर हो या फाइनल हो, डिडक्शंस की हमारे एग्जाम्स में काफी ज्यादा वेटेज रहती है बेटा। वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के अंदर ये कवर होने वाला चैप्टर है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिडक्शन। अप्रोक्स 8 मार्क्स की ये वेटेज रखने वाला चैप्टर है। काफी आसान और छोटा सा चैप्टर है और 8 मार्क्स हमको ये चैप्टर दे देता है, छोटा सा। तो आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, दैट इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर चैप्टर 6। देखिए बेटा, जब हम 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड उसके बाद में जो भी हमारा सेट ऑफ क्लबिंग वगैरह है वो भी हो जाता है, इन सबको करने के बाद में जो इनकम आती है उसे हम बोलते हैं बेटा ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से दिए जाते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। और उसके बाद में टोटल इनकम निकल जाती है जिस पर हम टैक्स पे करते हैं। आज इन्हीं डिडक्शन की बात अपन करने वाले हैं बेटा कि डिडक्शन कैसे और कितने मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जानने वाली है इनके बारे में कि डिडक्शन किस में से दिए जाते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से दिए जाते हैं। और कभी भी ये जो डिडक्शन है बेटा, ये ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं कर सकते। अगर ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 1 लाख है तो मैक्सिमम डिडक्शन, सारे डिडक्शन मिला के भी 1 लाख ही हो पाएंगे। अगर आप क्वालिफाई ज्यादा कर रहे हो फिर भी नहीं हो पाएंगे। डिडक्शन मैक्स टू मैक्स 1 लाख ही हो पाएंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा कभी डिडक्शन नहीं हो सकते। तो जितनी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती। और अगर आपका कोई डिडक्शन लेने से रह गया है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1,50,000 बन रहा था लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख ही थी, तो आपने डिडक्शन 1 लाख का ही लिया फिर, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा हो नहीं सकता। क्या रिमेनिंग 50,000 कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? आंसर इज नो सर, डिडक्शन कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। मेक श्योर इस बात का हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद में नेक्स्ट, नो डिडक्शन इज गिवन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 एंड 1112A, STCG अंडर सेक्शन 1111A, कैजुअल इनकम एंड डिविडेंड इनकम। ये जो बेटा स्पेशल रेट वाली इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सेक्शन का, 112A का शेयर्स वाले सेक्शन का, शॉर्ट टर्म 1111A का, और कैजुअल इनकम एंड डिविडेंड इनकम भी जोड़ लो इसमें। इनमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। नॉट ए सिंगल रुपी डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम दीज इनकम्स। तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, इन इनकम्स में से कभी भी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम दीज इनकम्स। अब जो बेटा अपन डिडक्शंस आगे पढ़ने वाले हैं वो डिडक्शन दो पार्ट में बटे हुए होते हैं, एक पेमेंट बेस्ड डिडक्शन और एक इनकम पर बेस्ड डिडक्शन। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन कैसे मिलते हैं? इन डिडक्शन को लेने के लिए आपको पेमेंट करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है किसी एक स्पेसिफिक जगह पर। और वहीं इनकम बेस्ड डिडक्शन में आपको पेमेंट नहीं बल्कि इनकम अर्न करनी पड़ती है किसी स्पेसिफिक जगह से, जहां पर उस पर्टिकुलर सेक्शन में बोला गया है। मेनली एग्जाम में जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन की ज्यादा है। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन लेने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह पर इन्वेस्टमेंट या पेमेंट करना पड़ेगा। इनकम बेस्ड डिडक्शन लेने के लिए किसी स्पेसिफिक सोर्स से या बिजनेस से आपको इनकम अर्न करनी पड़ती है, तभी जाकर के डिडक्शन मिलते हैं। पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं बेटा वो पढ़ने वाले हैं पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन अपन पहले पढ़ने वाले हैं। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और उससे सबसे पहला सेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हाईलाइटेड सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में बेटा बहुत सारे पेमेंट्स है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जिनको करने पर आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिडक्शन किसको मिलती है? तो सेक्शन 80C में बेटा डिडक्शन ओनली इंडिविजुअल एंड
HUF को ही मिलती है। इसके अलावा किसी को भी ATC में डिडक्शन नहीं मिलती है। फर्म हो गई, कंपनी हो गई, ATC में डिडक्शन बेटा नहीं ले सकती। ATC की डिडक्शन ओनली इंडिविजुअल एंड HUF को ही मिलती है। कितनी मिलती है बेटा? मैक्सिमम डिडक्शन सेक्शन 80C में 1,50,000 है, उससे ज्यादा डिडक्शन 80C सेक्शन में नहीं मिल सकती। तो डिडक्शन विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल जो आपका अमाउंट है, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है वो, और 1,50,000 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो उतनी ही डिडक्शन आपको मिल सकती है। तो मैक्स टू मैक्स डिडक्शन बेटा कितनी मिल सकती है? 1,50,000 इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अब बात आती है सर किस पर्पस के लिए, पर्पस आर इंपॉर्टेंट, कि ATC सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आइए बेटा वो चीजें देखते हैं। हालांकि ये 2-3 बार 4 बार अगर आप इसको बार बार रीड करेंगे तब जाकर के आपको ये चीजें लर्न हो जाएगी, और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट को 3-4 बार पढ़ के लर्न ही करना पड़ता है हमको। चलिए, फर्स्ट, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी। अगर असेसी ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रखा है, अपनी सेल्फ की, स्पाउस की या चिल्ड्रन की लाइफ का इंश्योरेंस करा रखा है, तो लाइफ इंश्योरेंस कराने पर, LIC करवाने पर उसका क्या भरना पड़ता है बेटा? प्रीमियम भरना पड़ता है। उस LIC प्रीमियम की डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस जो कराया है उसके प्रीमियम की डिडक्शन ATC सेक्शन में मिल जाती है। हाँ, लेकिन मेक श्योर कि जो डिडक्शन है ना बेटा, ये पॉलिसी जितने रुपए की है, आपकी पॉलिसी जितने भी रुपए की है उसके 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम पॉलिसी के 10%। फॉर एग्जांपल, आपका जो प्रीमियम है, आपका जो प्रीमियम है बेटा वो 1 लाख रुपीस जा रहा है, और आपकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी इज 10 लाख, 5 लाख कर देते हैं, पॉलिसी जो है वो 5 लाख रुपीस। तो ध्यान रखना जो डिडक्शन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो पॉलिसी के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। मीन्स 5 लाख का 10% अगर हम करें तो 50,000 ही ले पाओगे आप, ये 1 लाख नहीं ले पाओगे। तो पॉलिसी के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। हालांकि अगर आपकी पॉलिसी थोड़ी पुरानी है, 1 अप्रैल 12 से पहले की है, तो उस टाइम पर ये जो 10% वाली लिमिट है वो 20% हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में देखें तो इस 20 का इतना रेलिवेंस बेटा नहीं है, 10% का ही ज्यादा रेलिवेंस है। अगर असेसी हैंडीकैप्ड है, अगर असेसी हैंडीकैप्ड है, चाहे पहले या अभी, अगर असेसी हैंडीकैप्ड है तो उसको 15% की लिमिट यहां पर मिल जाएगी। जनरल आज की डेट की बात करें, नॉर्मली 10% इज द मैक्सिमम लिमिट। हाउएवर इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड असेसी 15% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट इज द मैक्सिमम लिमिट। ये मैक्सिमम लिमिट है बेटा। किस किस के लिए डिडक्शन मिल जाएगी अगर पेमेंट कर रहे हैं? तो सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, चाहे वो डिपेंडेंट हो या नहीं हो। मेक श्योर यहां पर ध्यान रखिए, पेरेंट्स के लिए डिडक्शन नहीं है, पेरेंट्स के लिए डिडक्शन यहां पर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट यहां पर बेटा आता है जो सेकंड चीज जहां आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। PPF में कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी आम आदमी बेटा कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उसको डिडक्शन मिल जाती है PPF में कंट्रीब्यूशन की। तो अगर बेटा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, PPF में, तो उसकी भी डिडक्शन आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं। और किस किस के लिए अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिडक्शन ले सकते हैं। और बेटा एक खास बात यह है, PPF में आप कंट्रीब्यूट करोगे, ATC में डिडक्शन मिल जाएगी। और PPF में बेटा जो इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है ना PPF के अंदर इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट भी क्या होता है बेटा? एग्जम्प्ट होता है। वो इंटरेस्ट भी क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। इसका मतलब सर ये, PPF में कंट्रीब्यूट करेंगे तो डिडक्शन मिल जाएगी, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी क्या हो जाता है? एग्जम्प्ट हो जाता है। डबल फायदा है यहाँ पर PPF में कंट्रीब्यूट करने का। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सैलरी चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा था
कि बेटा एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और आरपीएफ में अगर कोई एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉई जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा उसकी डिडक्शन जो है बेटा वो एटीसी के अंदर मिल जाएगी, एटीसी के अंदर उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज। अगर सर यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट, एक और इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट इशू करती रहती है एनएससी, अगर आप वो एनएससी परचेज करते हो, उनमें इन्वेस्ट करते हो, डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो आपकी जनरल लाइफ में भी काफी काम होता है, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होम लोन। अगर आप आपके होम लोन पे करते हो, होम लोन की ईएमआई पे करते हो, देखिए बेटा होम लोन की ईएमआई पे करते हो तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक उसमें कुछ प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है, एक उसमें कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है। प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट आप पे करते हो ना बेटा उसकी डिडक्शन आपको देता है एटीसी। इंटरेस्ट का कंपोनेंट आप जो पे करते हो उसकी डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में आपने एक सेक्शन पढ़ा था 24 क्लोज बी, वो देता है। इसमें भी आएंगे सेक्शन आगे जो और इस इंटरेस्ट के बारे में और एक्स्ट्रा डिडक्शन भी देंगे आप। अभी इसकी बात हो रही है कि जो ईएमआई हम पे करते हैं तो ईएमआई में जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है ना, तो प्रिंसिपल जितना भी रीपे आपने किया है उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आता है ट्यूशन फीस ऑफ द चिल्ड्रन मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया। अगर आप आपके चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस, ओनली ट्यूशन फीस है, जब हम फीस पे करते हैं तो उसमें लाइब्रेरी फीस आती है या एनी अदर फीस आती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए ओनली ट्यूशन फीस। अगर आप सीएमए या सीए का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन की जो रिसिप्ट होती है उसमें भी देख लीजिएगा ट्यूशन फीस लिखा हुआ आता है। तो जो ट्यूशन फीस बेटा आप पे करते हैं उसका भी डिडक्शन मिल जाता है। एक बच्चे ने पूछा होम लोन के डिडक्शन की कोई लिमिट नहीं है ना सर? बेटा एटीसी की अपने आप में लिमिट 1,50,000 है, तो लिमिट कैसे नहीं है? बिल्कुल लिमिट है 1,50,000। ये सारे मिलाकर के 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। ट्यूशन फीस के बाद नेक्स्ट थिंग जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिडक्शन ले सकते हैं वो ये रही हमारे सामने नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। अगर हम नाबार्ड के थ्रू इश्यू किए गए बॉन्ड्स को अगर हम परचेज करते हैं, जो कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, तो अगर इस बैंक के द्वारा इश्यू किए गए बॉन्ड्स को आप परचेज करते हो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट, डिपॉजिट इनटू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। बैंक में जाओगे, बोलोगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खुलाना है, एज नेम सजेस्ट ओनली सीनियर सिटीजन खोल सकते हैं इसको। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जाकर के अकाउंट खुलाओ, जो भी पैसा डिपॉजिट कराओगे डिडक्शन मिल जाएगी, ओनली सीनियर सिटीजन के लिए है ये। नेक्स्ट बेटा यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी, इट्स टाइप ऑफ दैट। अगर आप बैंक में जाओगे बोलोगे यूलिप में इन्वेस्ट करना है तो आपको पूरी स्कीम भी समझा देते हैं। बेटा यूलिप में क्या होता है, आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं यहाँ पर। तो यूलिप में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो एटीसी सेक्शन आपको डिडक्शन देगा। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू द नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड जो है बेटा, जैसे कंपनी शेयर इशू करती है वैसे ही म्यूचुअल फंड अपनी यूनिट्स इशू करता है। यूटीआई भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी क्या करता है, यूनिट्स इशू करता है। तो म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स को और यूटीआई की कुछ यूनिट्स को नोटिफाई कर रखा है, बता रखा है कि अगर इन स्कीम में, इनकी इस स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। तो आप म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई की बताई गई स्कीम में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको डिडक्शन बेटा मिल जाएगी। तो यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड की नोटिफाइड यूनिट्स भी अगर आप परचेज करेंगे यू विल गेट द डिडक्शन।
नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू द नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड। देखिए बेटा, यहाँ पर थी नोटिफाइड यूनिट्स और यहाँ पर क्या है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम। बस दोनों में वही सेम है, यूटीआई की या फिर म्यूचुअल फंड की। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड की नोटिफाइड यूनिट्स परचेज कर लो या इनकी कोई नोटिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा लगा दो, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा सुकन्या समृद्धि योजना। जनरली गर्ल चाइल्ड के लिए ही खुलवा सकते हैं। हाउ वी विल नो अबाउट नोटिफाइड, बेटा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन से पता चलेगा। अब अपन बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। गर्ल चाइल्ड के लिए जो पेरेंट्स है वो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुला सकते हैं और इस अकाउंट को खुलाने पर जितना भी आप अमाउंट इसमें डिपॉजिट करा रहे हैं 80C डिडक्शन दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, गर्ल चाइल्ड के लिए ही इस स्कीम में अकाउंट खुलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो काम भी आता है, स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट। जब आप घर लेते हो, नई बिल्डिंग लेते हो, नई प्रॉपर्टी लेते हो, तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हो और रजिस्ट्री कराते टाइम क्या देनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। जो स्टैम्प ड्यूटी आप देते हो नगर निगम नगर परिषद, यहाँ पर उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C में मिल जाती है, ओनली स्टैम्प ड्यूटी के कंपोनेंट की। तो नई प्रॉपर्टी लेते टाइम अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है तो उसकी डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगी। लास्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 5 years और मोर इन ए शेड्यूल्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस। आप किसी शेड्यूल्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर के एफडी खुलवा रहे हो। एफडी कितने ईयर्स की होनी चाहिए, 5 years या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। इससे कम की एफडी खुलवाओगे डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो शेड्यूल्ड बैंक में जाकर के आप 5 years या उससे ज्यादा की एफडी ओपन करा रहे हो, you will get the deduction under section 80C। मेक श्योर शेड्यूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा बैंक नहीं होना चाहिए। एफडी जो है वो 5 years या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। तो सेक्शन 80C ओवरऑल ये था बेटा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकल करके आती है। 80C में डिडक्शन किसको मिलेगी, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन 80C में कितनी हो सकती है सर, 1,50,000 हो सकती है। मेन इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन कौन कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने कराई है तो उसका प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए डिडक्शन मिल जाएगी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट द डिडक्शन। इसके अलावा लेकिन एक बात थी, मैक्सिमम कितना मिल पाएगा, 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट ही मिल पाएगा। हैंडीकैप्ड के केस में ये 15% लिमिट हुआ करती थी। पीपीएफ में अगर आप बेटा कंट्रीब्यूट करोगे तो भी आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस अगर पे करते हो तो भी डिडक्शन मिल जाएगी, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस तक ही मिल पाएगी बेटा। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्ट करते हो डिडक्शन मिल जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी पे करी है आपने, डिडक्शन मिल जाएगी। आपने जो प्रिंसिपल पे किया है होम लोन का, उसकी भी डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप म्यूचुअल फंड के और यूटीआई की नोटिफाइड यूनिट्स में या नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। 5 years और मोर की अगर आप एफडी करवाते हो किसी शेड्यूल्ड बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये मेन बातें थी सेक्शन 80C की, जिन चीजों के बारे में 80C डिडक्शन देता है। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए, 80CCC, सेक्शन 80CCC में बेटा डिडक्शन किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी ओनली, और किसी को भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब एचयूएफ को भी डिडक्शन नहीं मिलती है सेक्शन 80CCC के अंदर। किस पर्पस की डिडक्शन मिलती है, कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड ऑफ एलआईसी एंड अदर इंश्योरेंस कंपनी या फिर एन्युटी प्लान। आप एलआईसी का एक पेंशन फंड आता है या कुछ और इंश्योरेंस कंपनी है उनका एक पेंशन फंड आता है। इस पेंशन फंड से आखिर होता क्या है बेटा, देखिए आपको टेंशन है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ओल्ड एज में मेरा क्या होगा। तो ओल्ड एज की टेंशन के लिए कई लोग अभी क्या करा सकते हैं, पेंशन फंड में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं।
थोड़ा 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 LIC का भी चलता है और दूसरी कंपनीज का भी चलता है। थोड़ा थोड़ा पैसा आप डिपॉजिट करवाते रहो, और जब आप रिटायर हो जाओगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे, तब एज पेंशन LIC या वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देता रहेगी मंथली, क्योंकि कंपनीज तो आजकल पेंशन देना जो है वो जनरली बंद ही कर चुकी है। तो दिस इज द पेंशन फंड। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मैक्स टू मैक्स एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लेस की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। मतलब मैक्सिमम डिडक्शन जो है बेटा वो कितनी है, 1,50,000 की है मैक्सिमम डिडक्शन। बस सर इतना सा ही सेक्शन था, बिल्कुल बेटा इतना सा ही सेक्शन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेक्शन 80 CCD, इंपॉर्टेंट सेक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेदर इंटर वेदर फाइनल, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80 CCD। देखिए किस पर्पज के लिए डिडक्शन दे रहा है, कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू पेंशन स्कीम NPS या अटल पेंशन योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पेंशन स्कीम में, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम में, या अटल पेंशन योजना में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगी। एक बच्चा पूछ रहा है PPF विल कम इनटू 80CCC, बेटा PPF 80CCC में आना था तो 80C में क्यों पढ़ा, फिर सवाल ही नहीं है, कहां से पढ़ लिया आपने ये बात, PPF 80CCC में। तो पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना में अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो डिडक्शन हमको यहां मिलती है। अब ध्यान से देखिए बेटा है क्या, 80 CCD सेक्शन में यहां पर डिडक्शन मिलेगी। 80 CCD सेक्शन बेटा जो है ना वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ओनली इंडिविजुअल को ही डिडक्शन मिलती है इस सेक्शन के अंदर। इसके अंदर 3 सेक्शन है बेटा, 80 CCD 1, 80 CCD 1B और 80 CCD सब सेक्शन 2। ठीक है, ये 3 सेक्शन है CCD के अंदर, टोटल 3 सेक्शन है डिडक्शन देने के लिए। पहले अपन बात कर रहे हैं 80 CCD 1 में किसकी डिडक्शन मिलती है। देखिए बेटा 80 CCD 1 में जो हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, CCD 1 में जो है बेटा कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, आप भी कर सकते हो, लेकिन इसकी डिडक्शन देने के लिए बेटा सैलरीड क्लास लोगों को अलग किया गया है और बाकी अदर लोगों के लिए अलग तरीके से डिडक्शन दिया गया है। 80 CCD 1 में अगर सैलरीड क्लास आदमी भी पैसा डाल सकता है और नॉर्मल आदमी भी पैसा डाल सकता है। डिडक्शन कैसे मिलेगी CCD 1 के अंदर, तो बेटा CCD 1 के अंदर अगर आप सैलरीड क्लास हो तो कितनी डिडक्शन मिलेगी, एक्चुअल जितना आपने पैसा डाला है वो, और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%, सैलरी का मतलब वही HRA वाली बेसिक सैलरी, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है, और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो बेसिक सैलरी जिसको हम DA कंडीशनल पार्ट भी बोलते हैं, और कमीशन लेना है बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला। ये चीजें बेटा हमको लेनी है, ये सैलरी में आ गई। इस सैलरी का कितना कर देना है, 10% कर देना, सैलरी का 10% कर देना। तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट, यहाँ पर सैलरी का 10%, दोनों में से जो भी कम आए उतनी डिडक्शन मिल जाएगी सैलरीड क्लास के लिए। और वहीं अगर आप सैलरीड क्लास नहीं हो, अदर असेसी हो, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, एक्चुअल अमाउंट जो कंट्रीब्यूट किया वो, और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम का 20%, इतनी डिडक्शन, इन दोनों में से जो भी कम आएगा वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो सैलरीड क्लास के लिए तो एक्चुअल और 10% ऑफ सैलरी, और अदर लोगों के लिए एक्चुअल और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लेस, इतनी डिडक्शन मिल जाएगी। अब बेटा हुआ क्या, देखिए अपन एक बात करते हैं एक एम्प्लॉय की जो कि सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास ये एम्प्लॉय है। हुआ क्या बेटा कि इन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या हुआ कि इसके एम्प्लॉयर ने भी किया और इसने भी किया।
दोनों ने मिलकर के इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया, दोनों ने मिलकर। तो एम्प्लॉयर ने बेटा जो कंट्रीब्यूशन किया वो किया 50,000 का, और एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया 50,000। और एम्प्लॉय की जो सैलरी है ना बेटा, बेसिक सैलरी, डीए, कंडीशनल और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, ये सभी मिलाकर के होता है 4 लाख। तो अब डिडक्शन कैसे मिलेगी, क्वेश्चन ये आता है। एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन जो है वो बेटा सबसे पहले कहाँ मिलेगी? एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलेगी बेटा 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 में। 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 में डिडक्शन मिलेगी। सर अगर क्वेश्चन में दिया है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम तो हम किसे कंसीडर करेंगे? 80 सीसीडी करेंगे ऑब्वियसली, वहां तो पेंशन फंड है, यहाँ पेंशन स्कीम है। 80 सीसीडी 1 में अब डिडक्शन कितनी मिलेगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना किया गया है? सर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इज द 50,000 बाय एम्प्लॉय। सेकंड 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% कर दो। सैलरी अभी अभी मैंने आपको बताई 4 लाख इसकी, सब कुछ इंक्लूड करके बन रही है, उसका 10% कर देते हैं, 40,000 आ जाएगा बेटा। तो डिडक्शन कितना मिल पाएगा? इसको कितना डिडक्शन मिल पाएगा? सर इसको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पर, डिडक्शन कितना मिलेगा यहाँ पर? 40,000 का। अब बेटा यहाँ पर है क्या कि अगर कोई डिडक्शन लेने से रह जाता है, अब देखिए इस एम्प्लॉय ने एक्चुअल में कंट्रीब्यूट कितना किया? एक्चुअल में कंट्रीब्यूट तो 50 किया, लेकिन डिडक्शन कितना मिल पाया? 40,000। तो बेटा सैलरीड क्लास लोगों के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, अगर उन्होंने एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया है और उनको डिडक्शन मिला है कम, तो एक और सेक्शन बनाया गया है बेटा, यहां पर बनाया गया 80 सीसीडी 1B। सीसीडी 1B क्या करता है बेटा? एडिशनल 50,000 की डिडक्शन देता है, एडिशनल 50,000 की डिडक्शन देता है। अगर किसी अमाउंट की डिडक्शन मिलने से सीसीडी 1 में नहीं मिल पाई है तो सीसीडी 1B में मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 50 ही मिल पाएगी। तो कितने अमाउंट की डिडक्शन हमको यहाँ नहीं मिल पाई? हमने एक्चुअल में कंट्रीब्यूट किया था 50, लेकिन डिडक्शन मिल पाई 40। तो जो 10,000 की डिडक्शन ऊपर नहीं मिल पाई ना, उसकी डिडक्शन हमको 80 सीसीडी 1B में मिल जाएगी, 1B में मिल जाएगी। ठीक है, सीसीडी 1B में डिडक्शन मिल जाती है हमको। तो अगर किसी अमाउंट की डिडक्शन, अगर किसी अमाउंट की डिडक्शन, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना था हमारा यहाँ पर? 50,000। सीसीडी 1 में निकाला डिडक्शन, एक्चुअल और 10% ऑफ सैलरी, डिडक्शन कितना मिल पाया? 40 मिल पाया। कंट्रीब्यूट किया 50, डिडक्शन मिल पाया 40, तो हमारा डिडक्शन 40 का मिल गया, लेकिन हमने एक्चुअल में तो 50 कंट्रीब्यूट किया था। इट मींस 10,000 की डिडक्शन हमको नहीं मिल पाई। तो जिस अमाउंट की डिडक्शन आपको नहीं मिल पाई सीसीडी 1 में, उस अमाउंट की डिडक्शन कौन दे देता है? उस बचे हुए अमाउंट की डिडक्शन सीसीडी 1B दे देता है बेटा। लेकिन ये मैक्स टू मैक्स कितनी डिडक्शन दे सकता है? 50 ही दे सकता है। तो ये 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी बेटा सैलरीड क्लास लोगों को। अब इसके बाद में बेटा बात आई, इसके बाद में बात आई कि अब यहां पर बात ही अपन सैलरीड क्लास की कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसको मिलेगा? सैलरीड क्लास को ही मिलेगा। अब यहां पर बात आई कि बेटा यहां पर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए तो हमने देख लिया सीसीडी 1 और 1B है। अब यहां पर बात आती है एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो हुआ क्या है, ध्यान से समझना। फर्स्ट थिंग, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो एम्प्लॉय को फायदा हुआ है। एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूट किया है तो एम्प्लॉय को फायदा हुआ है। तो ये जो 50,000 रुपीज है ना बेटा, पहले ये एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस बाय एम्प्लॉयर के नाम से एम्प्लॉय की सैलरी में पहले 50,000 ऐड कर दिए जाएंगे, बिकॉज एम्प्लॉय को बेनिफिट हो गया है, क्योंकि इसमें जो भी पैसा जा रहा है वो सब तो एम्प्लॉय का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, ये 50,000 जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होंगे। उसके बाद एम्प्लॉय को, उसके बाद एम्प्लॉय सीसीडी 2 में डिडक्शन ले लेगा।
उस एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन का। ध्यान देने वाली बात, कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, डिडक्शन ले रहा है एम्प्लॉय। कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, डिडक्शन ले रहा है एम्प्लॉय। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो कंट्रीब्यूशन था वो जुड़ किसकी सैलरी में रहा है? वो जुड़ रहा है सर एम्प्लॉय की सैलरी में। तो जो उस पर टैक्स दे रहा है वही उस पर डिडक्शन भी तो लेगा। तो 80 सीसीडी 2 में कितनी डिडक्शन मिलती है? वही सेम सीसीडी 1 वाली लिमिट है, एक्चुअल और 10% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी कम आ जाए बेटा उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। तो एक्चुअल में तो 50,000 कंट्रीब्यूट किया और सैलरी का 10%, सैलरी 4 लाख थी, 4 लाख का 10% करेंगे 40,000, दोनों में से कम क्या आया? 40,000 की डिडक्शन सीसीडी 2 में हमको मिल जाएगी, दैट्स इट। तो सीसीडी 1 में एम्प्लॉई के खुद के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन, अगर किसी अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिल पाई तो सीसीडी 1 बी में मिल जाएगी, लेकिन मैक्स टू मैक्स 50 तक ही मिलेगी। और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन जो है बेटा वो कहाँ मिल जाएगी? सर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन हमको मिल जाएगी यहाँ पर सीसीडी 2 के अंदर, सीसीडी 2 के अंदर। अभी यहाँ पर एक छोटा सा अमेंडमेंट भी है, आपको बताता हूं, पहले ये पढ़ लीजिए फिर अपन बताएंगे वो। यहीं पर बता दूं, चलिए अभी बताते हैं एक साथ। सैलरीड क्लास है तो हमने पढ़ लिया था, सीसीडी 1 बी पर आते हैं। सीसीडी 1 बी, ये मैंने सिंपल से शब्दों में हिंदी में लिखवा रखा है बच्चों को ताकि वो समझ पाए। यदि सेक्शन 80 सीसीडी 1 में किसी अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिल पाती है तो उस रिमेनिंग अमाउंट पर डिडक्शन सीसीडी 1 बी में ली जा सकती है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹50,000। तो इफ एनी अमाउंट you cannot claim as deduction in CCD 1, then that amount's deduction can be claimed in CCD 1B। तो CCD 1B में डिडक्शन मिल जाएगी। अब बात आती है बेटा CCD 2 की। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन दे रहा है। स्पेशल बात यह है कि कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉयर का, डिडक्शन एम्प्लॉय लेगा। कैसे लेगा? पहले एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होता है, देन वो डिडक्शन क्लेम करता है। कितना? एक्चुअल अमाउंट और 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस। तो दोनों में से जो भी कम हो उतनी डिडक्शन आप क्लेम कर लोगे। अब सीसीडी 2 में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है बेटा, ये रहा वो अमेंडमेंट सीसीडी 2 में जो आया है। अगर बेटा आपका एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, अगर आपका एम्प्लॉयर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में ये जो 10% की अभी अभी लिमिट पड़ी है ना, वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 14% ऑफ सैलरी कर दी गई है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान रखो, यहाँ पर अब अमेंडमेंट अभी भी 10 ही है, लेकिन इफ एम्प्लॉयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट देन ये 10% की जगह लिमिट कितनी कर दी है? बढ़ा करके 14%। एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना बेटा। तो सीसीडी 2 में छोटी सी अमेंडमेंट कि 10% की जगह कितना हो गया है बेटा? 10% की जगह सर हमारा हो गया है 14%। क्या सर हमेशा होगा 14%? नहीं सर, हमेशा नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एम्प्लॉयर, देन 14% होगा वहां पर। तो बेटा ये था अपना 80 सीसीडी। 80 सीसीडी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन, या फिर कोई अदर पर्सन कंट्रीब्यूट करता है तो। एम्प्लॉय करता है तो एक्चुअल और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, अदर पर्सन कर रहा है तो एक्चुअल और 20% ऑफ जीटीआई विच एवर इज लेस, सीसीडी 1 की डिडक्शन की। अच्छा, सैलरी क्लास लोगों के लिए सीसीडी 1 बी भी बनाया कि अगर ऊपर सीसीडी 1 में कोई अमाउंट डिडक्शन लेने से रह गया है तो उसकी डिडक्शन आप सीसीडी 1 बी में भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 50,000 तक। उसके बाद सीसीडी सबसेक्शन 2, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो पहले तो जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ दो, क्योंकि एम्प्लॉय को हो गया है फायदा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कर दिया है कंट्रीब्यूट। उसके बाद वही एम्प्लॉय सीसीडी सबसेक्शन 2 में उसकी डिडक्शन भी ले लेगा। कितनी लेगा? एक्चुअल और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस डिडक्शन ले लेगा। एक अमेंडमेंट आया है सीसीडी 2 के अंदर, अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उस केस में 10% की जगह 14% ऑफ सैलरी आपको करना होगा। जल्दी से बताइए बेटा, समझे कि नहीं समझे? बात को क्लियर है कि नहीं? यस और नो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए मुझे। टीयर 1 2 इतना अपन को नहीं जाना है, कोई फर्क नहीं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। 80 सीसीई, 80 सीसीई, 80 सीसीई के अंदर आ जाते हैं बेटा। 80 सीसीई क्या होता है?
देखिए बेटा यहाँ पर है क्या, एटीसीसी क्या बोलता है, एटीसी अपन ने सेपरेटली पढ़ लिया, एटी ट्रिपल सी हमने सेपरेटली पढ़ा, एटीसी की मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 थी, एटी ट्रिपल सी की भी 1,50,000 थी, और अपन ने सीसीडी वन जो पढ़ा, ओनली सीसीडी वन, उसकी भी अपनी लिमिट थी। सीसीई क्या बोलता है कि इन तीनों सेक्शन का मिलाकर के, इन तीनों सेक्शन का मिलाकर के मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 ही हो सकता है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है, 1,50,000 ही हो सकता है। तो इन तीनों सेक्शन का मिलाकर के बेटा मैक्सिमम डिडक्शन कितना होगा, 1,50,000, एटीसी प्लस एटी ट्रिपल सी प्लस एटी सीसीडी सबसेक्शन 1, इन सभी का मिलाकर के मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है, 1,50,000। तो सर इनकी इंडिविजुअल लिमिट 150 है, दैट्स ओके, लेकिन एग्रीगेट में ये तीनों मिलाकर के भी 1,50,000 को क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एटीसी में मान लीजिए 1 लाख आपको डिडक्शन मिल रही है, ट्रिपल सी में 5 लाख मिल रही है, सीसीडी वन में 50 और सीसीडी वन बी में 20। तो ये किन पर लगता है, इन तीनों सेक्शन को ऐड करो तो 1 लाख और फिर ये 50,000, उसके बाद में ये 50,000, टोटल करा इन तीनों का तो 2 लाख हो गया। सीसीई क्या बोल रहा है, इन तीनों का मिलाकर के मैक्सिमम कितना हो पाएगा, 1,50,000 हो पाएगा। तो 2 लाख नहीं मिलके 150 मिलेगा। सीसीडी वन बी के भी 20 है क्या, इन पर भी वो लिमिट है, नहीं सर, यहाँ पर वन बी तो कवर्ड ही नहीं है, इसका मतलब लिमिट है ही नहीं। तो वन बी के जो 20 है वो आसानी से मिल जाएंगे, और दोनों मिलाकर के डिडक्शन टोटल कितना मिल पाएगा, 1,70,000। तो एटीसीसीई क्या बोलता है, सीसीई बोलता है एटीसी, एटी ट्रिपल सी और एटी सीसीडी सबसेक्शन 1, ओनली सबसेक्शन 1, तीनों मिलाकर के तीनों का डिडक्शन 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कुछ बेटा सॉल्यूशन है इंटर के मॉड्यूल के, इनको आप कर लीजिएगा, बड़े आसानी से आपसे हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंटर के मॉड्यूल में एक अच्छा सा क्वेश्चन भी आई थिंक यही है, 3rd नंबर का एग्जाम्पल, इसको भी कर लीजिएगा, काफी अच्छा है। जो अपन ने सीसीडी पढ़ा अभी सेम वैसा ही है, एटी सीसीडी के जैसा ही सेम टू सेम, और ये क्वेश्चन जरूर से कर ले, काम आएगा, चाहे इंटर हो या फाइनल हो, दोनों को बोल रहा हूँ। 3rd नंबर वाला क्वेश्चन जरूर से कर लेना। विधि जैन आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू, वेलकम बेटा। अब बात आती है बेटा अगले सेक्शन की, अगला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो 3 जगह से आ सकता है डिडक्शन के अंदर, एटीसी, एटीडी और एटीजी, ये 3 सेक्शन है जहां से सेपरेट क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है। स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट वाले बच्चों की बात करूं तो एटीडी इज द फेवरेट सेक्शन ऑफ एग्जामिनर। एटीडी एक ऐसा सेक्शन है जिससे सेपरेट क्वेश्चन बनते आए हैं, 4 to 8 मार्क्स तक के सेपरेट क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि वो फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल में भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन तो डिडक्शन है, चाहे इंटर हो या फाइनल हो, सेम अमाउंट है, सेम लिमिट से सब कुछ सेम होता है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि वेदर इट इज ऑफ इंटर और फाइनल। एटीडी की बात करते हैं बेटा अपन, एटीडी की, डी फॉर डॉक्टर, ऐसे याद रख सकते हैं हम, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर। इसका मीन्स क्या है बेटा, डी फॉर डॉक्टर मीन्स क्या है कि आप याद रखो कुछ डॉक्टर से रिलेटेड इसमें था। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो बेटा या मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस का आपको क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस। और उस प्रीमियम की डिडक्शन जो है ना बेटा वो सेक्शन 80D देता है। तो अपन यूं कह सकते हैं प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी डिडक्शन जो है वो हमको सेक्शन 80D देता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूट करोगे तो भी देता है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कंट्रीब्यूट करोगे तो भी डिडक्शन देता है। तो 3 चीजों की डिडक्शन मेनली मिलती है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस की, देन सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूट करने की, और थर्ड प्रिवेंटिव। पहले हम ओनली हेल्थ इंश्योरेंस या जिसको हम मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं उसकी बात करेंगे। तो देखिए बेटा इसकी जो डिडक्शन है ना बेटा वो किस तरीके से डिजाइन की गई है,
मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इन तीनों के लिए अपन पढ़ रहे हैं, देखते हैं डिडक्शन कितनी है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है ना, इसकी डिडक्शन पेरेंट्स के लिए नहीं मिलती है, ओनली सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए ही मिलती है। तब हुआ क्या बेटा, देखो यहाँ पर दो कैटेगरी में बांट दिया। फर्स्ट तो सेल्फ की, स्पाउस की और चिल्ड्रन की कैटेगरी, और एक कैटेगरी पेरेंट्स की। सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरोगे, डिडक्शन ले सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, चिल्ड्रन क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंट। पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करोगे, डिडक्शन मिल जाएगी, पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो या नहीं हो मिल जाएगी। अच्छा, अपन ने एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पढ़ा था, वहां पर किस किस की डिडक्शन मिलती थी एटीसी में, सेल्फ की, स्पाउस की एंड चिल्ड्रन की। वहां पर पेरेंट्स कवर्ड नहीं थे, ध्यान रखना, यहाँ पर पेरेंट्स कवर्ड है, ठीक है। वहां पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में पेरेंट्स कवर्ड नहीं होते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स कवर्ड होते हैं। डिडक्शन कितनी मिल जाएगी सर, देखिए इन तीनों की मिलाकर के ओवरऑल डिडक्शन जो है सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन की मिलाकर के दैट इज 25,000। लेकिन अगर एसएससी जो सीनियर सिटीजन है तो फिर जो लिमिट है वो कितनी हो जाती है बेटा, 50,000 हो जाती है। और मैक्स टू मैक्स बेटा तीनों की मिलाकर के मैक्स टू मैक्स कितनी मिल सकती है, 50,000 इज द लिमिट। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ की जो है वो 30,000 ले ली, स्पाउस की जो है वो 20 मिल रही है, चिल्ड्रन की 10 मिल रही है, ऐसे तो 60 हो गई। और इसके अंदर असेसी जो है ना वो सीनियर सिटीजन भी है। तो भी ध्यान रखना बेटा कि टोटल मिलाकर के इस कैटेगरी की, पर्टिकुलर कैटेगरी की डिडक्शन टोटल मिलाकर के 50,000 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकती है। यू कैन नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज इन दिस कैटेगरी। और वहीं बेटा पेरेंट्स के लिए कितनी डिडक्शन है, जनरली 25,000, 25,000। लेकिन अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट कितनी हो जाती है, 50,000 हो जाती है। तो दोनों में सेम है, नॉर्मल केस में 25 है, सीनियर सिटीजन हो तो 50। और ओवरऑल ध्यान रखना बेटा, दोनों पेरेंट की मिला के मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है। मान लो आपके दोनों पेरेंट सीनियर सिटीजन है, एक की 60 ईयर्स एज है, 62 कर देते, एक की 78 है। एक के लिए कंट्रीब्यूट किया आपने 40,000, मिल जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के लिए कंट्रीब्यूट किया आपने 40,000, ये भी मिल जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अपनी अपनी 50,000 की लिमिट के अंदर है। लेकिन ध्यान रखो ओवरऑल ही 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 40 प्लस 40 तो किया आपने, 80 हो गया, नहीं मिल पाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितने पर, 50 पर। जैसे तीनों का मिलाकर के 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, वैसे ही दोनों पेरेंट का मिलाकर के भी 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे आप नॉर्मल हो, सीनियर सिटीजन हो, कैसे भी हो। तो सर ओवरऑल डिडक्शन हम कितनी ले सकते हैं, दोनों की मिलाकर के ओवरऑल मैक्सिमम 1 लाख ली जा सकती है, ठीक है। ओवरऑल मैक्सिमम 1 लाख ली जा सकती है। ध्यान रखना चिल्ड्रंस जो है वो डिपेंडेंट होने चाहिए। ये तो बात हो गई बेटा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। और ध्यान रखना बेटा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाला है ना, ये पेरेंट्स के लिए नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रखना, इसकी डिडक्शन पेरेंट्स के लिए नहीं मिलती है। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, इसलिए ध्यान रखो। अब क्या होता है कि बेटा मान लीजिए आपने जो है पेरेंट का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करवा रखा और वो बीमार पड़ गए, पेरेंट बीमार पड़ गए और मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, तो फिर आपको उनके ट्रीटमेंट पर क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। अगर आप आपके पेरेंट के ट्रीटमेंट पर एक्सपेंसेस करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलती है यहीं पर, सब्जेक्ट टू दैट उनके नाम पर इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब इंश्योरेंस नहीं होगा तभी तो एक्सपेंसेस होंगे। दूसरी बात, वो पेरेंट जो है बेटा वो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन होने चाहिए। तो अगर आप आपके सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन पेरेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट पर एक्सपेंसेस करते हो तो भी 80D में डिडक्शन मिलती है, सब्जेक्ट टू दैट उनके नाम पर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई होनी चाहिए। कितनी मिल जाएगी, मैक्सिमम 50,000 मिल जाएगी बेटा, दोनों पेरेंट की मिलाकर। एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन होने चाहिए, सब्जेक्ट टू दैट इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड, इंश्योरेंस नॉट टेकन, ये ध्यान रखना। जब इंश्योरेंस ले रखा है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी ना फिर तो, और आप इंश्योरेंस ले रखा है तो प्रीमियम की डिडक्शन तो इधर ले लोगे। तो ओवरऑल बात क्या बनी सर,
चलिए ओवरऑल बात को समझते हैं सर। अब ओवरऑल बात ये बन गई सर, मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का पे करेंगे, तीनों का मिलाकर के मैक्स टू मैक्स 25,000 होता है। अगर एसएससी सीनियर सिटीजन है तो यही 50 हो जाता है तीनों का मिलाकर। पेरेंट के लिए 25,000 इज द लिमिट, और अगर पेरेंट में से कोई सीनियर सिटीजन तो उसके लिए लिमिट 50,000 हो जाएगी। लेकिन फिर भी ध्यान रखो दोनों पेरेंट का मिलाकर के भी किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 50 से ज्यादा। अच्छा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आंसर देना आप मुझे। दोनों पेरेंट की एज, एक पेरेंट की एज है 50 ईयर्स, एक पेरेंट की एज है 55 ईयर्स। 50 ईयर वाले पेरेंट के लिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ध्यान से बताना मुझे आंसर। ये रहे पेरेंट, ये मदर, ये फादर। चलिए एज चेंज कर देते हैं, 58 ईयर्स और 65 ईयर्स, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया इनके लिए आपने 30,000 का, और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया इनके लिए आपने 45,000 का। बताइए कितनी डिडक्शन मिलेगी फॉर पेरेंट, पेरेंट के लिए कितनी डिडक्शन मिल जाएगी बताइए, कितनी डिडक्शन। पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि मदर के लिए कितनी मिल जाएगी, क्या 30 की डिडक्शन मिल जाएगी फॉर मदर। पहले तो ये बताओ मुझे, यस और नो बताइए, क्या मदर के लिए 30,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। नहीं सर, कितनी मिल पाएगी, मदर तो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25 मिल पाएगी। आपके फादर जो है वो सीनियर सिटीजन है तो ये 45 पूरी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 50 लिमिट होती। दोनों अपनी अपनी लिमिट्स के अंदर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन दोनों को ऐड करो कितना बनता है सर, दोनों को ऐड किया तो आई थिंक 70,000 बनेगा। लेकिन दोनों का ऐड करके एग्रीगेट करके भी 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर ये रेस्ट्रिक्ट होकर कितने पर आ जाएगा, 50,000 पर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा मुझे। मदर की जो एज है 58 ईयर्स है, फादर की जो एज है वो 60 ईयर्स है, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं और थोड़ा, 45 ईयर्स और 50 ईयर्स, ठीक है। मदर के लिए जो कंट्रीब्यूट किया गया अमाउंट वो है बेटा 35,000, और फादर के लिए जो कंट्रीब्यूट किया गया अमाउंट वो है 10,000। बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी एटीटी में, जल्दी बताइए। 25, 35, 25, 35, 45 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 35, 35 आ रहे हैं, 40 भी आ रहा है एक आंसर, तो 25, 35, 45 यही आंसर आ रहे हैं तीन। लेट अस चेक। मदर के लिए डिडक्शन देखते हैं कितनी मिलेगी। अब सारे 35 आ गए हैं आंसर। मदर के लिए 35,000 अमाउंट है, लेकिन मदर नॉन सीनियर सिटीजन है तो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 25,000 इज द लिमिट। प्लस फादर भी नॉन सीनियर सिटीजन है तो फादर का 10,000 है, 10,000 पूरा मिल जाएगा क्योंकि 25,000 उनके लिए लिमिट है। दोनों का ऐड करके कितना हुआ है, 35,000 ही हुआ है सर। ये मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35,000 विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ओवरऑल में 50 से ऊपर तो अपन जा ही नहीं रही, ठीक है, ये ध्यान रखिए बेटा। बताइए किस किस का सही था ये आंसर, किस किस का आंसर सही था ये मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। लोकेश, प्रेरणा, निशा, राधिका, पंकज, सुमत, निधि, कबीर, ओहो काफी लोगों का सही था, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको ऊपर भी बता दी थी और यहां पर भी बता देता हूं। विधि बोल रही है सर 35 कैसे होगा, दोनों सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25, बेटा 25 ही तो है। ओवरऑल की लिमिट कब पढ़ी अपन ने, 25 होगी, वो ईच पेरेंट की लिमिट है। तो ये 25 हो गया इनका, 35 की जगह इनका 10 का 10 पूरा हो गया। तो दोनों अपनी अपनी लिमिट के अंदर ही तो है, 25 25 की लिमिट दोनों पर लगी, तो ये कम करके 25 पर आ गए और ये भी 25 के अंदर रह गए। तो 25,000 प्लस 10,000 करा तो 35,000 हो गया। और ओवरऑल लिमिट जो है वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकती।
तो इसीलिए तो ये दो एग्जांपल्स करवाए। इन दोनों एग्जांपल्स में डिफरेंस देखो, यहाँ पर 30 वाले को 25 किया और 45 वाले को रहने दिया क्योंकि सीनियर सिटीजन थे। दोनों को ऐड करा 70 हो गया और फिर 50,000 पर रेस्ट्रिक्ट हो गया। इसी एग्जाम्पल में अपन एक और चीज करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और दूं। मदर एंड फादर के लिए, मदर की एज 30 ईयर्स है, फादर की एज जो है वो 40 ईयर्स है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मदर के लिए 22,000 का, ठीक है, और फादर के लिए जो पे किया वो पे किया 29,000 का। बताओ डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? बताओ बेटा डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? डिडक्शन सर यहाँ पर 22 तो मिल जाएगी मदर वाले की, और ये 29 वाला रेस्ट्रिक्ट होकर के 25 पर आ जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल लिमिट क्या है, 40 ईयर से तो नॉन सीनियर सिटीजन है, तो इसको तो पहले ठीक करना पड़ेगा ना 25, क्योंकि 29 तो मिल ही नहीं पाएगी, नॉन सीनियर सिटीजन। अब चेक करो दोनों का मिलाकर के कितना हुआ 47। क्या आप लिमिट के अंदर हो? बताइए मुझे, आर यू इन द लिमिट? सर लिमिट के अंदर है, बिल्कुल ये 47 मिल जाएगी, क्योंकि ओवरऑल लिमिट कितनी है? ओवरऑल लिमिट इज द 50,000, ओवरऑल के अंदर होने चाहिए आप। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है, इसका क्वेश्चन भी करेंगे अभी, जल्दी से देखिए बेटा क्या है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इज ओनली अवेलेबल फॉर सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, जो मैंने बताया था, पेरेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, सभी का मिलाकर के सेल्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप टाइम टू टाइम बेसिस पर जो हेल्थ चेकअप कराते हो, सेल्फ का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का एंड पेरेंट्स का, सभी का मिलाकर के मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 5,000। 5,000 इज द लिमिट। तो 5,000 आपकी मैक्सिमम लिमिट है, यही डिडक्शन हो सकता है। तो ये दिस 5,000 इज नॉट एक्स्ट्रा, this 5,000 is in the limit of that 25 और 50। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 23,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 6,000। आप अगर देखो तो क्या प्रिवेंटिव 5,000 को क्रॉस कर सकता है? नो सर। तो पहले तो इसको ठीक करो आप, 6,000 की जगह कितना होना चाहिए? 5,000। तो अब हमारा ये 23 और ये 5 है। मैंने आपको क्या बताया कि ये 5,000 एक्स्ट्रा नहीं है, ये उसी लिमिट के अंदर है, 25 की लिमिट के अंदर। तो अब आपका टोटल कितना हो गया? 23 प्लस 25। क्या 28 का डिडक्शन आप ले लेंगे? मुझे बताइए, क्या 28,000 का डिडक्शन आप ले लेंगे? सर ओवरऑल लिमिट कितनी है? लिमिट ही सर 25 है, तो रेस्ट्रिक्ट होके कितने पर आ जाओगे? इतने पर। चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, अभी कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ। पहले ये एक दो नोट देख ले, फिर अपन एग्जाम्पल करते हैं। एटीडी में डिडक्शन तभी मिलेगी जब बेटा पेमेंट जो है वो अदर देन कैश मोड में किया गया हो, अदर देन कैश मोड में। हाँ लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है ना बेटा, वो कैश में भी हो सकता है, वो 5,000 रुपीज। एटीडी में डिडक्शन अगर आपने मान लो कैश में पे कर दिया तो आगे डिडक्शन निकालने की जरूरत नहीं, मिलेगा ही नहीं डिडक्शन एटीडी में। हाँ लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाले का कैश में भी मिल जाता है बस। डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इस सेक्शन में जो डिडक्शन है वो इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों को मिल जाती है। इंडिविजुअल के केस में तो सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन की मिल जाएगी, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए, एंड पेरेंट्स की मिल जाएगी। और एचयूएफ के केस में किस किस की डिडक्शन मिल जाएगी? जो भी मेंबर्स ऑफ एचयूएफ है उन सभी की डिडक्शन मिल जाएगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मैक्सिमम लिमिट कितनी है बेटा? सर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मैक्सिमम लिमिट कितनी है बताइए बेटा? मैक्सिमम लिमिट जो है सर वो है 5,000 इंक्लूडेड इन द लिमिट। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है बेटा, उन एग्जांपल्स के आंसर मुझे आपको बताने, ठीक है? आप मुझे बताइए, फर्स्ट एग्जांपल कितना डिडक्शन मिलेगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 22,000, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 4,000।
तो सर 22 प्लस 4 दोनों अपनी अपनी लिमिट्स के तो अंदर है, टोटल हो गया 26। लेकिन ओवरऑल तो हम 25 को क्रॉस ही नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्स्ट्रा थोड़ी है, तो कितना मिलेगा डिडक्शन 25,000। यहां बताइए कितना मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का 26 और ये 2, तो हमें पता है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर पहले इसको ठीक करो। ये 26 तो मिल ही नहीं सकता, ये 25 प्लस वो 2। अब ये दोनों ठीक है, 27 हो गए, लेकिन ओवरऑल लिमिट ही कितनी, 25, तो 25,000। नेक्स्ट, इसमें बताइए कितना मिलेगा बेटा। 18,000 प्लस 7,000 कर दे क्या, और 25,000 दे दे, बताओ। नहीं सर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम ही कितना है, 5,000 है, तो ये 5,000 मिल पाएगा हमको। अब 18 प्लस 5 ऐड किया, 23 हुआ, ओवरऑल लिमिट के अंदर मिल जाएगा 20। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ध्यान से बताना। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का 22 है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेरेंट्स का 21 है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 4,000 सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन और 3,000 पेरेंट्स। बताइए कितनी डिडक्शन मिलेगी 80D में, सोच करके बताइए। तो देखिए बेटा, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन की बात करें तो 22 प्लस 4, 4,000 मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात बताओ बेटा मुझे, 4,000 तो मिल जाएगा, 22 प्लस 4 तो सर 26 हो गए। तो क्या करें, देखो बेटा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ध्यान से देखना, ज्यादातर आंसर 48 और 49, दो आंसर मेरे पास आ रहे, एक 50 भी आया है। लेट अस सी। अब सभी अपने आंसर रोक दीजिए, अब अपन चेक करते हैं किसका सही है, अभी पता लगाते हैं। सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की 22,000 ले लेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 4,000 है, लेकिन लिमिट खाली ही कितनी है सर, ये 4,000 एक्स्ट्रा तो नहीं है, लिमिट खाली कितनी है, 3। तो प्रिवेंटिव पूरा 4 नहीं लेंगे, प्रिवेंटिव कितना ले पाएंगे, 3 ही ले पाएंगे। इस तरीके से ये 25 मिल गया। इधर पेरेंट्स का आते हैं, पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 21 मिल जाएगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की कितनी मिलेगी, अभी अभी मैंने बताया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की ओवरऑल लिमिट इज द 5,000। ओवरऑल सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स सबका मिलाकर के 5,000 है। तो 5 में से 3,000 तो इधर ही यूज कर चुके हो आप। इधर पूरे के पूरे 3,000 आप यूज कर पाओगे क्या, मुझे बताओ। क्या इधर पूरे के पूरे 3,000 यूज करने लायक है, नो सर। इसमें से ओनली कितना यूज होगा सर, 2,000 ही यूज हो पाएगा। तो दोनों को ऐड करा तो कितना आया, 23,000 ही आया। अब दोनों को फाइनली ऐड करोगे तो 48,000। जल्दी बताओ मुझे किस किस का सही था यह आंसर, जल्दी से बताइए किस किस का यह आंसर सही था। ये ऐसा सेक्शन है, बहुत सारे केसेस दिए जा सकते हैं, काफी बच्चों का सही था, कुछ बच्चे रो भी रहे हैं आंसर गलत था, लेकिन कोई बात नहीं, उनको एक मौका और देंगे। एक मौका और देंगे। चलो एक मॉड्यूल का क्वेश्चन कराता हूं। इस सेक्शन में इतनी बातें हैं बेटा, इतनी बातें हैं कि आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं। चलिए अब मॉड्यूल में आए हैं। अब लेट्स सी के कौन सही आंसर बताता है। चीटिंग नहीं करनी किसी को। बताओ इसका डिडक्शन बताओ मुझे। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। डिडक्शन बताओ बेटा कितने में आएगी।
यही सबसे टाइम कंज्यूमिंग डिडक्शन है। फिर तो अभी जल्दी आज अपन कंप्लीट कर देंगे डिडक्शन। रोशनी सर हमने 3 क्यों ली, 5 के तो 4 उधर लेकर के 1 उधर ले लेते। बेटा एक बात बताओ, 4 उधर लेते कैसे हैं? 22 तो ऑलरेडी वहां हो चुका था, 4 उधर ले लेते तो 26 हो जाता। फिर 26 से ओवरऑल वापस 25 पर ही तो आता रोशनी। तो आप समझे उस बात को कि 25 पर आता, मतलब वो एक एक्स्ट्रा खराब करने का मतलब ही नहीं था। 75 मेरे पास ज्यादा आंसर आ रहे हैं, और किसी का कोई भी आंसर है जल्दी से बताइए बेटा मुझे। फिर अब हम चेक करते हैं कि किसका सही है। हो गया, लॉक कर दिया सभी ने। एक 80 आंसर आया है वर्धमान का, बाकी सभी 75 है। एक 50 भी आंसर आया है। 25 भी आ रहा है एक, तो इतना कम तो देखो, चलो मैं आपको बताता हूँ। राइट आंसर इज द 75,000। ओहो, किस किस का सही है जल्दी से मुझे बताओ, किस किस का सही है आंसर? जल्दी बताओ मुझे किस किस का सही आंसर निकला। चलिए अब चेक करते हैं, लेट अस चेक। चलो चेक करते हैं, ऐसा नहीं जिसका गलत है उसके लिए भी देखते हैं। चलो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हिमसेल्फ, खुद के लिए सेल्फ के लिए क्या 12,000, ओके डिडक्शन मिल जाएगी। स्पाउस के लिए 11,000, अगेन डिडक्शन मिल जाएगी। और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होना जरूरी है, 6,000 रुपीज। फिर मदर का अलग हिसाब किताब करेंगे, पेरेंट्स का अलग है, यहाँ भी फादर। टोटल करते हैं, टोटल कितना हो गया ये सर? टोटल कितना हो गया? देखिए टोटल कितना हो रहा है, जल्दी से बताइए मुझे। सर टोटल 29 हो गया। 29 मिल पाएगा क्या बताओ? ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितने पर? सर ओवरऑल लिमिट 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सभी नॉन सीनियर सिटीजन है। कोई भी सीनियर सिटीजन होता तो वो हो जाता। अब आते हैं पेरेंट। पेरेंट में 18,000 फॉर मदर, तो ये रहा 18,000। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मदर का 8,000। क्या 8,000 मिल पाएगा बेटा? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 8,000 मिल पाएगा क्या? ये भी कितना मिल पाएगा सर? 5 ही मिल पाएगा। और 18 प्लस 5 करके कितना हो गया? 23,000 हो गया। ठीक है, उधर देखो, फादर, फादर की एज कितनी है? 78 ईयर्स। और 39,000 इज द अमाउंट। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ? फादर 78 ईयर्स के 50 की लिमिट लगेगी, तो सर 39 मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब दोनों का अब फाइनल एग्रीगेट भी चेक कर लेते हैं। मदर के लिए आया 23, और फादर के लिए आया कितना? 39। आपको क्या बताया था मैंने? एग्रीगेट मिला के 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो 62 हो गया, बताओ इज इट पॉसिबल? एग्रीगेट सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का भी 50 से ज्यादा नहीं, और पेरेंट्स वाले का भी 50। तो ये 62 रेस्ट्रिक्ट होकर के कितने पर आएगा? अब 50 पर आएगा। तो ये 25, ये 50, टोटल मिला करके कितना मिल जाएगा? 75,000। बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं, यस और नो? जल्दी से बताइए मुझे, कंफर्म करिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। मजा तो आ रहा है ना? क्लियर तो हो रही है ना बातें? कई बातें अनक्लियर्ड है मुझे लग रहा है आप लोगों को, स्पेशली जिन्होंने कहीं, चलो वो तो छोड़ो, लेकिन बेटा क्लियर होनी चाहिए बातें। बहुत मजा आ रहा है, ओके बेटा। चलो अब आगे चलते हैं, लेट अस मूव फर्दर नाउ। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन। 80D सेक्शन का क्वेश्चन बेटा, इंटर हो या फाइनल हो, कहीं भी आ सकता है, ध्यान रखें। ये थर्ड क्वेश्चन बेटा कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
एग्जाम ओरिएंटेड काफी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, इंटर के मॉड्यूल के अंदर है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आ जाते हैं 80 डबल डी पर। 80 डबल डी किस बात की डिडक्शन देता है? डिपेंडेंट डिसेबल्ड। डिपेंडेंट डिसेबल्ड मतलब आपका कोई डिपेंडेंट पर्सन क्या है सर, इसमें कोई एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलती क्या? नहीं बेटा विधान, ऐसी कोई एडिशनल डिडक्शन, यू आर बिहेविंग लाइक दैट यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है। तो बेटा जहां से भी आपने पढ़ा था चेक दैट, ऐसा कोई एडिशनल डिडक्शन अभी तो 80D के अंदर तो स्पेसिफिकली नहीं है। 5000 रुपीज जो थी वो एडिशनल नहीं है, वो उसी लिमिट के अंदर है। 80 डबल डी डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर आ जाते हैं बेटा। मतलब 80 डबल डी सेक्शन में कब डिडक्शन मिलेगी? जब आपका कोई डिपेंडेंट पर्सन डिसेबल्ड है। डबल डी को याद कैसे रख सकते हो? डबल डी की फुल फॉर्म डिपेंडेंट डिसेबल्ड। आपका कोई डिपेंडेंट है वो डिसेबल्ड है तो डिडक्शन मिलेगी। अच्छा आपका डिपेंडेंट डिसेबल्ड है लेकिन डिडक्शन आप लोगे, मतलब ये असेसी है और ये डिपेंडेंट पर्सन है। ये डिपेंडेंट पर्सन तो है डिसेबल्ड और ये है असेसी। डिडक्शन कौन लेगा? असेसी। असेसी क्यों लेगा? क्योंकि असेसी उसको मेंटेन करता होगा या उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो असेसी करता होगा, इसी वजह से डिडक्शन जो है वो असेसी को मिलेगी। ठीक है, तो कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, सभी बातें कर लेते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। आपका जो रिलेटिव है, डिपेंडेंट पर्सन है, वो डिसेबल्ड है। एलिजिबल असेसी ध्यान रखिएगा, मेक श्योर ओनली रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा ये डिडक्शन। 80 डबल डी वाला मतलब ये जो असेसी है ना, ये चाहे रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन जो असेसी जो डिडक्शन लेने वाला है वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। डिडक्शन कितनी मिलेगी? अगर आपका रिलेटिव जो है उसकी नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000। अगर एमसीक्यू पैटर्न ज्यादा एक्सटेंड होता है कभी भी तो इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन के इस लिमिट के आने की जो चांसेस है वो ज्यादा बन जाएगी। और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 लिमिट हो जाएगी। और बेटा मैंने वैसे भी एक एमसीक्यू सॉल्यूशन की सीरीज आपके लिए अपलोड कर दी है, पार्ट 1 आपने देखा होगा होपफुली। नहीं देखा है वो चाहे इंटर हो या फाइनल हो दोनों के लिए बुक इंटर की है, लेकिन अब जैसा कि फाइनल में इंटर्स का इंक्लूड रहता है तो एमसीक्यू वहीं से बन के आते हैं, आप एग्जाम्स में देखोगे तो वो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंटर ऑब्वियस सी बात है। तो आप उस सीरीज को जरूर देख ले, उसमें बहुत सारे जो आपके एमसीक्यूज है वो बुक में कंटेंट नहीं है लेकिन एमसीक्यू दे रखा है तो वो भी करने, और गलतियां भी काफी है, अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा। साथ साथ कर लेना बेटा उसको। तो नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब बात क्या है बेटा, ये डिडक्शन मिलेगी कब? मिलेगी जब जब आपने कोई खर्च किया हो। ऐसे बैठे बैठे नहीं मिल जाएगी, मेरा तो रिलेटिव जो है वो डिसेबल्ड है और डिडक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू इनकर एक्सपेंसेस, यू हैव टू इनकर एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। या तो मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा करो या कुछ पैसा या कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराओ अलग से उस हैंडीकैप डिसेबल्ड रिलेटिव के लिए। और कौन कौन से रिलेटिव की मिल जाएगी? स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर एंड फादर, ये सभी डिपेंडेंट होने चाहिए, ध्यान रखिए। इंडिपेंडेंट है तो नहीं मिलेगी। और अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ के केस में एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ का कोई भी मेंबर डिसेबल्ड है, एचयूएफ डिडक्शन ले सकती है। चलिए आगे बढ़ते। 80 DDB डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। अगर आप किसी स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट करा रहे हो, कैंसर, टीबी, एड्स, ऐसी डिजीज का, चाहे आप सेल्फ का करवा रहे हो चाहे आप रिलेटिव का ट्रीटमेंट करा रहे हो, दोनों के लिए डिडक्शन मिलेगी। ऊपर ध्यान रखना डबल डी, सेक्शन डबल डी में आपका रिलेटिव डिसेबल्ड था, अगर असेसी खुद ही डिसेबल्ड हो उसके लिए 80U बना हुआ है, अभी आ रहा है। असेसी खुद डिसेबल्ड है 80U में डिडक्शन मिलेगी, असेसी का रिलेटिव डिसेबल्ड है तो 80 डबल डी में मिलेगी। और ये स्पेसिफाइड डिसीज वाला जो है डीडीबी, ये असेसी के खुद के लिए भी है और रिलेटिव के लिए भी, दोनों के लिए, मिक्स्ड के लिए।
किसका ट्रीटमेंट हो रहा है सर? स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट हो रहा है। कितनी डिडक्शन मिल जाएगी सर और किसको मिल जाएगी? ध्यान रखना, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलेगी, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगी। कितनी मिल जाएगी? जितना आपने ट्रीटमेंट पर खर्च किया है एक्चुअल अमाउंट वो, और या फिर मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम 40 या 1 लाख जो भी हो वो यहाँ पर अपन लगा देंगे लिमिट, और इन दोनों में से जो भी फिर कम आएगा वो लिमिट मिल जाएगी। क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर 40 की लिमिट कब और 1 लाख की लिमिट कब? पहले यहाँ पर और भी लिमिट्स हुआ करती थी, वो सभी हट गई है। नॉर्मल अगर नॉन सीनियर सिटीजन असेसी है तो 40,000 की लिमिट है, और अगर सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो लिमिट कितनी है? 1 लाख की लिमिट है। तो जो भी आपने एक्चुअल में खर्चा किया है वो, और सेकंड में देखना पड़ेगा, नॉर्मल एसएसी है तो 40 लिखोगे, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो 1 लिखोगे। दोनों में से भी जो भी कम आएगा वो आपका ये डिडक्शन का अमाउंट निकल चुका है। लेकिन अब कई बार होता क्या है कि कुछ अमाउंट जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी भी दे देती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक्चुअल में जो बेटा हुआ, एक्चुअल में एक्सपेंस जो हुआ वो 1,20,000 का हुआ, और आप सीनियर सिटीजन थे तो मैक्सिमम लिमिट 1 लाख लगी, डिडक्शन कितना मिल गया? 1 लाख। 50,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दी तो वो लेस हो जाएंगे यहाँ बेटा। जो भी आपका डिडक्शन आया है उसमें से जितना इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया वो लेस हो जाएगा, बाकी अमाउंट की डिडक्शन ही आपको डीडीबी के अंदर मिल पाएगी। ठीक है, यस बेटा, 1 लाख वाला जो है वो अमेंडमेंट नहीं है। यहाँ पर पहले जो था ये ओनली सुपर सीनियर सिटीजन के लिए था, अब सीनियर सिटीजन के लिए भी यही लिमिट है। तो जिन्होंने थोड़ा पुराना पढ़ा है मेक श्योर वो इस चीज को देख ले। तो बेटा जो लिमिट्स है वो कैसे लगेगी? नॉर्मल केस में 40,000, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख की लिमिट है। अब डिडक्शन कब मिलेगी? जब आप खर्चा करोगे तभी तो मिलेगी। असेसी शुड इनकर एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, और वो किसके ट्रीटमेंट पर? या तो खुद के या डिपेंडेंट रिलेटिव, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स। एचयूएफ के केस में एनी डिपेंडेंट मेंबर पे खर्च करो, डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद आ रहे हैं अगला सेक्शन, यहीं पर ले आए हैं, बहुत बाद का है लेकिन अभी एटीयू। एटीयू में डिडक्शन कब मिलेगी? एटीयू में तब मिलेगी जब असेसी खुद ही डिसेबल्ड हो। देखो बेटा, डिसेबल्ड में दो तरीके की डिडक्शन, एक तो असेसी खुद ही डिसेबल्ड हो या असेसी का रिलेटिव डिसेबल्ड हो। असेसी खुद ही डिसेबल्ड हो तो 80U में डिडक्शन मिलती है, और असेसी का रिलेटिव डिसेबल्ड हो तो 80 डबल डी में डिडक्शन। डबल डी हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75 और सीवियर है तो 1,25,000। यहां पर वही बात, असेसी खुद ही डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड असेसी। ध्यान रखना, तभी डिडक्शन मिलेगी जब असेसी क्या हो? रेसिडेंट हो और इंडिविजुअल हो। एचयूएफ तो कभी डिसेबल्ड हो नहीं सकती, एचयूएफ खुद तो हो नहीं सकती, इसीलिए यहाँ पर एचयूएफ का नाम नहीं। कितनी डिडक्शन मिलेगी? नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75 और सीवियर है तो 1,25,000 फिक्स्ड है। ये एक्सपेंस कितना भी हो ये फिक्स्ड है, नॉर्मल में 75 है और सीवियर में 1,25,000 है, फिक्स्ड डिडक्शन है। और यहाँ पर तो एटीयू में तो आपने खर्चा किया है या नहीं किया है, डिडक्शन मिल जाएगी। 80 डबल डी में तो क्या करना पड़ता है? रिलेटिव के ट्रीटमेंट पर खर्चा करना पड़ता है। 80U में तो असेसी खुद ही डिसेबल्ड है, चाहे खर्चा करे या ना करे डिडक्शन मिलेगी। नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75 की मिलेगी, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की मिलेगी, ना बैंक में डिपॉजिट करवाने की जरूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बेटा, 80E, ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर अगर आप खर्च करते हो, किस तरीके से? बेटा पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, एजुकेशन लोन ले लिया। एजुकेशन लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उसकी डिडक्शन 80E में मिलती है। इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है और एजुकेशन लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसकी डिडक्शन यहाँ पर मिलती है। ध्यान रखें, ये डिडक्शन ओनली इंडिविजुअल को ही मिलेगी। आपने एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन पर जो इंटरेस्ट पे करोगे उसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी?
नो लिमिट ऑन अमाउंट, जितना पे करोगे उतना मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जब से रीपेमेंट स्टार्ट किया तब से 8 ईयर्स के अंदर मिलेगी, 8 ईयर्स के अंदर, 8 ईयर्स तक ही मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी देखिए, आइए देखते हैं डिडक्शन कितनी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 8 consecutive years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच असेसी स्टार्ट्स पेइंग इंटरेस्ट, जब से आपने इंटरेस्ट का पेमेंट शुरू किया है तब से मिलेगी और 8 ईयर्स तक मिलेगी। दैट्स द थिंग, बस अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है, वेदर इट इज 1 लाख 2 लाख 3 लाख डिडक्शन मिल जाएगी। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, डिडक्शन इज अलाउड ओनली इफ लोन टेकन फॉर द एजुकेशन ऑफ, किस किस की एजुकेशन के लिए लोन आप ले सकते हो, डिडक्शन मिल जाएगी, खुद की, स्पाउस की, चिल्ड्रन की, और ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके आप गार्जियन हो, इनके लिए लोगे तो ठीक है, आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80E में। ई को कैसे याद रखे, ई फॉर एजुकेशन के नाम से आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए, छोटे छोटे लर्न करने वाले सेक्शन है और समझने वाले सेक्शन है। अभी अमेंडमेंट वाले नए इंसर्टेड सेक्शन भी आ रहे हैं जो एग्जाम में आने की ज्यादा उम्मीद है जिनके। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग लोन, होम लोन अगर आप लेते हो बेटा, तो होम लोन अगर हम लेते हैं तो सर होम लोन पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, उस इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें कहाँ मिलती है सर, 24B में मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की डिडक्शन देने के लिए ये 80EE है, नाम भी ऐसे ही याद रख सकते हो, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इस नाम से याद रख सकते हो, जैसे ई फॉर एजुकेशन हो गया, इसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के नाम से याद रख सकते हो। किसको डिडक्शन मिलेगी, ओनली इंडिविजुअल को, कितनी मिल जाएगी, 50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन। हाँ, लेकिन इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए बेटा आपको कुछ बातें पूरी करनी है, और वैसे लॉजिकली देखा जाए तो सेक्शन की ड्यूरेशन हो गई है खत्म, ये सेक्शन की ड्यूरेशन हो गई खत्म। हाँ, लेकिन डिडक्शन तो अब चलती रहेगी जिसने उस ड्यूरेशन के बीच में लोन लिया था उसके। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इस सेक्शन में अगर आपको डिडक्शन लेना है तो लोन कहाँ से लिया जाना चाहिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लिया जाना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपको याद हो 24B जो है हाउस प्रॉपर्टी के जो इंटरेस्ट की डिडक्शन देता है, वहां पर लिखा हुआ है लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी पर्सन, वहां लोन किसी भी पर्सन से लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाना चाहिए, नई बात है, ध्यान रखें इस बात को। परचेज प्राइस, घर की जो प्राइस है बेटा वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स घर की वैल्यू। और जो आपका लोन है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 18 के बीच में सैंक्शन हो रखा होना चाहिए। तो इसके इसी टाइम के बीच में ये अटक गया सेक्शन। हाँ, तो अब इसी वजह से कहा था मैंने कि खत्म हो चुका है। लोन का जो अमाउंट है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टोटल जो आपने लोन लिया है वो 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओवरऑल। और असेसी के पास में कोई दूसरा घर भी नहीं होना चाहिए जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन। अगर ये सारी बातें हो जाती है, लोन किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 अप्रैल 16 से लेकर के मार्च 18 के बीच में लोन सैंक्शन होना चाहिए, लोन की वैल्यू 35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके पास में कोई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें आप पूरी कर रहे हैं, यू विल गेट द डिडक्शन ऑफ ₹50,000 अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 24B। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके पास में दोनों सेक्शन है तो पहले 24B में लेना है और उसके बाद 80EE में डिडक्शन लेना है। फर्स्ट डिडक्शन शुड बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी वाले में, और उसके बाद में जो बच गया उसकी डिडक्शन 80EE में लेनी है। नया सेक्शन ध्यान दीजिए सभी, न्यू सेक्शन एडेड अमेंडमेंट सेक्शन 80EEA, एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस, सेक्शन 80EE, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगेन होम लोन का एक और सेक्शन, अभी 80DD आया था होम लोन का, ये भी आया। क्यों आया, उसकी ड्यूरेशन खत्म हो गई आपने देखा, इसलिए ये सेक्शन आया। तो देखिए ये सेक्शन इसमें क्या कंडीशन है और कितना डिडक्शन है, देखते हैं। एलिजिबल असेसी, ओनली इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी बेटा, यहाँ रेसिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसको मिलेगी जिसको 80EE में नहीं मिल रही, जिसको 80EE में मिल रही है वो वहां ले लो, जिसको नहीं मिल रही उनके लिए ये सेक्शन बना दिया 80EE। फायदा हो गया इस सेक्शन में,
इस सेक्शन में देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी 1,50,000 और उस सेक्शन में कितनी है सर 50,000 ही है। दैट इज द बेनिफिट, हमारे लिए फायदा हो गया। कंडीशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं लोन के बारे में पहले। द असेसी हैज टेकन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बैंक भी बेटा इसमें इंक्लूड है। कंडीशन ये वाली सेम है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। नेक्स्ट, लोन कब लिया जाना चाहिए बेटा? द लोन हैज बीन सैंक्शनड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 यहाँ पर बोला हुआ है। इस एक साल के लिए, हमारा प्रीवियस ईयर भी है ये, तो इसी के बीच में जो है आपका लोन सैंक्शन बेटा होना चाहिए। घर की वैल्यू, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू, और इसके बारे में बातें हम करते हैं। वैल्यू जो है बेटा वो 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उधर कैसी कंडीशन थी, घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और लोन की वैल्यू 35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या बोला देखो, यहाँ पर घर की वैल्यू भी नहीं बोला, यहाँ पर घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोला है। दोनों में फर्क होता है बेटा, एक तो घर की प्राइस होती है, जैसे आपके घर की वैल्यू 50 लाख है, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर हाउस, और वही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो पेपर्स में है वो 30 लाख है। तो यहाँ पर पेपर्स वाली वैल्यू देखी जा रही है और उधर जो है वो प्राइस देखी जा रही है, ध्यान रखिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो घर की है वो 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिन घरों की वैल्यू बेटा 45 लाख है ना पेपर्स में, उनकी मार्केट में वैल्यू तो 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। नो अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, सेम बात है, आपके पास में कोई और घर नहीं होना चाहिए और आप 80EE में डिडक्शन नहीं ले रहे होने चाहिए। तो ओवरऑल बात करते हैं सर, इस सेक्शन में क्या निकल के आई, नया सेक्शन ऐड हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस सेक्शन में सर डिडक्शन ले सकता है इंडिविजुअल, मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 की ले सकता है। लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 के बीच में जो है वो सैंक्शन हो जाना चाहिए। घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास में कोई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और आप 80EE में डिडक्शन नहीं ले रहे होने चाहिए, तभी जाकर के आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात, इधर लोन के अमाउंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब आप चाहे तो पूरा 45 लाख का भी लोन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 1,50,000 है। न्यू सेक्शन ऐड हुआ है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगला सेक्शन भी बेटा न्यू ही ऐड हुआ है, इसके भी एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल लोन। गवर्नमेंट बेटा क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूजेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, उसी वजह से ये सेक्शन लेकर के आया। अगर आप ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल परचेज करते हैं, तो आपको ये सेक्शन 80EE डिडक्शन देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। किसको डिडक्शन मिल जाएगी सर, ओनली इंडिविजुअल को मिलेगी। मैक्सिमम इसमें भी कितना है 1,50,000। कंडीशंस क्या क्या है सर, फर्स्ट लोन के बारे में, असेसी हैज टेकन लोन फ्रॉम परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें बैंक भी आते हैं। लोन जो है बेटा वो किस डेट के बीच में सैंक्शन होना चाहिए, 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 23 के बीच। डबल डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, मतलब मान लो आपने ई व्हीकल खरीदा और उसके लिए डिडक्शन आप ऑलरेडी पीजीबीपी में ले रहे हो, उस जो भी इंटरेस्ट की डिडक्शन, तो फिर इधर नहीं मिलेगी, एक ही जगह मिलेगी। तो अगर आप कहीं और इसी चीज की, इसी अमाउंट की डिडक्शन कहीं और ले रहे हो तो फिर दोबारा यहाँ पर नहीं मिलेगी, ओनली वन टाइम मिलेगी। देखिए क्या बोल रहा है, वेयर ए डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन is allowed for any interest, deduction shall not be allowed in respect of such interest under any other provision of the act for the same or any other assessment year। इस इंटरेस्ट की डिडक्शन अगर आपको किसी और सेक्शन में मिल रही है तो यहाँ नहीं मिलेगी, और यहाँ ले ली तो किसी और सेक्शन में आप नहीं ले पाओगे। तो 80EEB को ध्यान रखिए, ई व्हीकल खरीदने पर मिलती है, 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 23 तक चलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 है, ये वाली बात ध्यान रखो। लोन जो है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा सकता है। अगेन अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन, एज यू नो 80G डोनेशन का सेक्शन आ गया है बेटा।
डोनेशन का सेक्शन आ गया है। डोनेशन की बेटा डिडक्शन जो है, डिडक्शन लेने के लिए अपन ने आपने क्लास में भी रेगुलर पढ़ा होगा कि सर 80G में जो है वो डोनेशन की डिडक्शन मिलती है, लेकिन डोनेशन की डिडक्शन के लिए दो कैटेगरीज में इनको बांटा जाता है, एक विदाउट लिमिट वाले डोनेशन और एक विथ लिमिट वाले डोनेशन। विदाउट लिमिट वाले और एक विथ लिमिट वाले। विदाउट लिमिट के अंदर दो होते हैं, 100% डिडक्शन और 50% डिडक्शन, और विथ लिमिट में भी दो ही होते हैं, 100% डिडक्शन और 50% डिडक्शन। तो 80G के अंदर डिडक्शंस को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, विदाउट लिमिट डिडक्शन एंड विथ लिमिट डिडक्शन। विदाउट लिमिट में भी 150% है एंड विथ लिमिट में भी 150% है। इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक किसी भी डिडक्शन में नहीं आई है, इसकी डिडक्शन जो है बेटा वो ऑल एसएससी को मिल जाती है, सारे एसएससी को, वेदर यू आर कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, फर्म, एलएलपी, सभी को डिडक्शन मिल जाएगी 80G के अंदर। कोई भी एसएससी हो सभी को डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अब हमें पता लगाना है बेटा कि ये अनलिमिटेड कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, विदाउट लिमिट और विथ लिमिट में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए बेटा, पहले अपन बात कर रहे हैं अनलिमिटेड कैटेगरी, कोई लिमिट ही नहीं है। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन और पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, ये जो गांधी परिवार है मेनली, और उसके साथ में पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड है, ये जो है इनका 50% मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है। इन फंड्स में जितना भी डालोगे उसका 50% है। इन फंड्स में बेटा जितना भी पैसा डालोगे उसका 50% जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगा सीधा से। इसके अलावा ये जितने भी फंड्स है वो 100% वाले हैं। नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम अर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड जिसमें आपने कई बार ऐड में पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू भी कंट्रीब्यूट किया होगा, जिला साक्षरता समिति, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड्स, नेशनल कल्चरल फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कम्युनल हार्मोनी, कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज एंड कम्युनल हार्मोनी दोनों है, और फंड फॉर आर्मी। इन सारे फंड्स में बाकी जितने भी अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो 100% डिडक्शन है, विदाउट एनी लिमिट ऑन अमाउंट। अमाउंट पर कोई लिमिट ही नहीं है, यू विल गेट 100% डिडक्शन ऑफ दिस। सेकंड कैटेगरी जो है ना बेटा वो है लिमिटेड कैटेगरी, मतलब इसमें भी 100 और 50 है, लेकिन एक अमाउंट की लिमिट आ जाती है, उस लिमिट से ऊपर ये नहीं जा सकते, उसके अंदर रह रह के इनका 100 और 50 मिल जाएगा। अब क्या है वो देखते हैं। डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड ये ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो डिडक्शन है ना देखो ओनली कंपनी को मिल रहा है। डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन इंडिया, मतलब कोई भी कंपनी अगर डोनेशन दे रही है ओलंपिक एसोसिएशन को या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, ताकि स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुके। फैमिली प्लानिंग, ओलंपिक एसोसिएशन, दो चीजें आई, फैमिली प्लानिंग, ओलंपिक एसोसिएशन, एफओ बोल सकते हैं। फैमिली प्लानिंग ओलंपिक एसोसिएशन 100% डिडक्शन है, हाँ, लेकिन लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते। इसके बाद में बेटा डोनेशन अगर आप देते हो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को, या किसी टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, चर्च को, या किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को, या कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी वर्ड यूज है, कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए दिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए मिलेगी। तो यहां पर बनता है हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, चर्च के लिए, या किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, या माइनॉरिटी कम्युनिटी। इनको अगर हम देते हैं तो 50% की डिडक्शन है, एक लिमिट से ज्यादा नहीं मिल पाएगी। तो सर लिमिटेड कैटेगरी में एक तो आ गया एफ एंड ओ, फैमिली प्लानिंग एंड ओलंपिक एसोसिएशन, एक आ गया एचटीसी, एचटीसी मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टेंपल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क्यू, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, एंड लास्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी। इनके लिए अगर हम डोनेशन देते हैं तो इसमें भी 100 और 50 है, लेकिन एक ये लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकते, उसकी बात करते हैं।
स्पेशल बात जानने वाली, इन काइंड डोनेशन करोगे अलाउड नहीं है, क्लोथ दे दिए किसी को अलाउड नहीं होगा, आपको जो है पैसा देना पड़ेगा, पैसा दोगे तभी डोनेशन। हाँ, कैश में भी डोनेशन जो है बेटा वो मैक्सिमम 2000 तक की अलाउड है। 2000 से ज्यादा का है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, 2000 से ज्यादा का है तो आपको चेक या किसी डिजिटल मोड से ही देना पड़ेगा। अब वही बात आती है सर, लिमिट कैसे निकाले, व्हाट इज द लिमिट। अभी अपन ने पढ़ा ना, लिमिट लगेगी, लिमिट कितनी है, तो लिमिट इज 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई कह सकते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। कैसे निकलेगी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, सबसे पहले तो आप ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो, 5 हेड्स की इनकम सेट ऑफ क्लबिंग करके, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए सबसे पहले। फिर ये जो ग्रॉस टोटल इनकम हमने निकाली है ना, इसमें से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हो तो वो हटा दो, और शॉर्ट टर्म हटा दो अगर 111A वाला हो तो। शॉर्ट टर्म दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल वाला जिसपे स्लैब रेट वगैरह लगती है, और एक 111A वाला जिस पर 15% का टैक्स लगता है। तो स्पेशल रेट वाला हटाना है शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म कोई सा भी हो दोनों हटाना है। तो अगर इस ग्रॉस टोटल इनकम में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो हटा दो, और एसटीसीजी 111A शेयर्स वाला एसटीसीजी हो तो वो भी हटा दो। इसके अलावा अब सारे डिडक्शन लेस कर दो एक्सेप्ट एटीजी, एटीसी में, डी में अगर आपने कोई भी डिडक्शन ले रखा है तो उसको भी लेस कर दो। ग्रॉस टोटल इनकम में से कैपिटल गेन हटा दो, लॉन्ग टर्म वाला और शॉर्ट टर्म 111A वाला। इसके अलावा सारे अदर डिडक्शन हटा दो अगर आपने लिए हैं तो। इसके बाद जो आएगी उसको बोलेंगे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% कर दो, दैट विल बी योर लिमिट। और फिर ये जो वाले डिडक्शन है बेटा, ये वाले डिडक्शन, ये 100 और 50 मिल तो जाएंगे, लेकिन मेक श्योर कि वो कभी भी इस अमाउंट से ऊपर ना जाए, इस अमाउंट को क्रॉस ना करे, इसका ध्यान रखना होता है। काफी अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। अगेन वेदर इंटर और फाइनल, इसका क्वेश्चन जरूर कर ले बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपके मॉड्यूल में है, वहां पर और भी कुछ एक दो बातें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही हो सकती, वहां पर पता चलेगी। फॉर एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके, आई विल सॉल्व दैट। ये उसका डिटेल आंसर भी है बेटा जो आपको करना है। 80G सेक्शन भी मोस्ट इंपोर्टेंट में मार्क करे। इस बार डिडक्शन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और भी, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स भी है, और वैसे तो इंपॉर्टेंट हमेशा ही होता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आ जाते हैं बेटा, 80GG। 80GG सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। रेंट पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, HRA नॉट रिसीव्ड। 80GG सेक्शन किन लोगों के लिए बना है बेटा, देखिए 80GG सेक्शन ऐसे लोगों के लिए बना है जो कि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पे करते हैं लेकिन उनको HRA नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिनको HRA मिल रहा है उनको तो सैलरी में ही एग्जम्पशन मिल जाती है, सैलरी के अंदर एग्जम्पशन मिल जाती है HRA की, सेक्शन 10 क्लोज 13A के अंदर ही मिल जाती है जिन लोगों को HRA मिल रहा हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको HRA नहीं मिल रहा है और रेंट पे कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ही 80GG बनती है। इस सेक्शन में जो डिडक्शन है बेटा वो ओनली इंडिविजुअल को मिलेगी। कितनी मिलेगी, ध्यान से, ये वाली लिमिट एक बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी गई। इन तीनों पॉइंट में से जो भी कमाए, फर्स्ट थिंग 5000 रुपीज पर मंथ, सेकंड 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अभी अभी निकाल के आए थे ना एडजस्टेड जीटीआई, कैसे निकलेगी, ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, लेस करो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या एसटीसीजी 111A का हो तो, और सारे डिडक्शन लेस कर दो। वहां पर क्या था, एक्सेप्ट 80G, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट 80GG हो जाएगा। लेकिन ये सेक्शन का प्रैक्टिकल इतना ज्यादा एग्जाम्स में नहीं आता। थर्ड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। जब यहां उसका 25 लिया है तो यहां उसका 10% लेना होगा। इन तीनों में से जो भी कम आएगा उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्जाम्स में नहीं होता है, एमसीक्यू जरूर आ सकता है। एक बात ध्यान रखने वाली होती है बेटा कि इस सेक्शन में अगर डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर असेसी का या उनके घर वालों का कोई घर है उसी सिटी के अंदर, क्या बोलता है, इफ असेसी और हिज स्पाउस और हिज माइनर चाइल्ड और एचयूएफ शुड नॉट ऑन एनी हाउस एट द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी। जिस सिटी में काम कर रहा है असेसी, उसी सिटी में उसके परिवार वालों का घर नहीं होना चाहिए। परिवार वाले मतलब स्पाउस, माइनर चाइल्ड, एचयूएफ। तो सर अगर मेजर हुआ तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या माइनर बोला हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जिस सिटी में काम कर रहा है उस सिटी में
उनका घर नहीं होना चाहिए। सर एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेंगे, क्योंकि दो दो जगह काम आई है, वही सेम जैसे मैंने बताया, जीटीआई निकालो, स्पेशल रेट्स वाली इनकम हटाओ, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीसीजी 111A, और ऑल डिडक्शन हटा दो एक्सेप्ट 80 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। एमसीक्यू बन सकते हैं इन सेक्शन से, प्रैक्टिकल वाला जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा। 80 GGA डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट की डिडक्शन तो सर पीजीबीपी में भी आती है, बिल्कुल बेटा आती है, लेकिन पीजीबीपी में डिडक्शन कौन ले सकता है? ओनली बिजनेसमैन आदमी ले सकता है। अगर बिजनेसमैन के अलावा कोई साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट पर खर्चा करे तो डिडक्शन नहीं ले सकता क्या? पीजीबीपी में तो नहीं ले सकता, लेकिन ये 80GGA के अंदर आकर के जरूर ले सकता है, अगर किसी ने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट पर एक्सपेंसेस किए हैं तो। इसका मतलब सर ये सेक्शन में डिडक्शन पीजीबीपी वालों को तो फॉर श्योर नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पीजीबीपी में इस खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है। बिल्कुल बेटा, इस सेक्शन में उन्हीं लोगों को डिडक्शन मिलेगी जो बिजनेस में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट पर खर्च किया है। 100% डिडक्शन है। एलिजिबल असेसी सारे असेसी को मिल जाएगी, एक्सेप्ट असेसी हैविंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि पीजीबीपी वालों को पीजीबीपी में ही मिल जाती है। कितनी मिल जाएगी सर? 100% डिडक्शन मिल जाएगी। ध्यान रखना बेटा, कैश में 10,000 तक तो चल जाएगा, लेकिन 10,000 से ज्यादा यहाँ पर कैश में नहीं चल पाएगा, तो मैक्सिमम 10,000 रुपए तक कैश में यहाँ पर चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा छोटा सा सिंपल सा सेक्शन था। 80GGB डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट। किसी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, ऐसी पार्टी को अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, या इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होती है बेटा? पॉलिटिकल पार्टी ही बनाती है। आप उस ट्रस्ट को डोनेशन देते हो, वो डोनेशन पार्टी के पास पहुंचा देती है, तो इनडायरेक्ट है पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, तो उसकी भी डिडक्शन मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात, ये जीजीबी वाला सेक्शन किसके लिए? इंडियन कंपनीज के लिए ओनली। कितनी मिल जाएगी? 100% मिल जाएगी। अच्छा सर, बाकी लोगों के लिए अगर डोनेशन दे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी क्या? इंडियन कंपनी के लिए जीजीबी बनाया हुआ है, बाकी लोगों के लिए जीजीसी बनाया हुआ है, बस इतना सा फर्क है। हेडिंग वही सेम है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। कितने परसेंट की मिल जाएगी बेटा? 100% मिल जाएगी, एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के लिए क्या है बेटा? जीजीबी है, और बाकी लोगों के लिए क्या है? जीजीसी है। ठीक है, बस ये फर्क है दोनों में, और कोई नहीं। 1 रुपया भी कैश में नहीं चलेगा, ध्यान रखना, 1 रुपया भी कैश में नहीं चलेगा। यू हैव टू पे अदर देन कैश मोड। तो जीजीबी में इंडियन कंपनी को डिडक्शन 100% की, जीजीसी में बाकी सभी को डिडक्शन 100%। अब इनकम बेस्ड डिडक्शन अगेन इंपॉर्टेंट आ गए हैं, इंपॉर्टेंट डिडक्शन वापस से आ गए हैं, ध्यान दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस वापस से आ गए हैं। सेक्शन 80 QQB, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर। देखिए बेटा, यहां पर आप क्या कर रहे हो? रॉयल्टी अर्न कर रहे हो। देखो, रॉयल्टी अर्न कर रहे हो, रॉयल्टी अर्न कर रहे हो, और आपको इस सेक्शन के अंदर क्या मिल रही है? डिडक्शन मिल रही है। अर्न करने पर मतलब इनकम बेस्ड डिडक्शन है। बिल्कुल बेटा, अगर कोई भी व्यक्ति रॉयल्टी अर्न करता है लिटरेसी की, आर्टिस्टिक की या साइंटिफिक नेचर की बुक से, तो उसको ये डिडक्शन मिलेगा। एलिजिबल एसएससी कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट होना चाहिए। कितना मिलता है? मेन बात देख रहे हैं, एक्चुअल और 3 लाख रुपीज, विच एवर इज लेस, whichever is less, एक्चुअल रॉयल्टी और 3 लाख रुपीज, whichever is less। लेकिन अगर बेटा आपको लमसम में रॉयल्टी ना मिल करके टुकड़ों में मिलती है, तो ध्यान रखना, एक्चुअल रॉयल्टी में जो है ना बेटा, बुक सोल्ड के 15% से ज्यादा नहीं आएगा। देखो बेटा, रॉयल्टी दो टाइप से मिल सकती है, या तो लमसम में मिल सकती है या इंस्टॉलमेंट में मिल सकती है। अगर लमसम में मिल रही है तो जितनी मिली वो, और 3 लाख whichever is less करना है। अगर इंस्टॉलमेंट में मिली है तो टोटल कर लो जितनी मिली है उसका। ध्यान रखना, वो जितनी भी मिली है उसका टोटल बुक सोल्ड के 15% से ज्यादा नहीं लिखा जाएगा, ज्यादा हो रहा होगा तो रेस्ट्रिक्टेड टू 15%। तो दैट अमाउंट और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं बताता हूँ, इस सेक्शन के लिए 3 लाख रुपीज याद रखो। रॉयल्टी की मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी मिल जाएगी? 3 लाख रुपीज मिल जाएगी। बस ये वाली बात ध्यान रखो आप रॉयल्टी के।
कई बार क्या होता है कि बेटा रॉयल्टी जो है ना वो आपको फॉरेन करेंसी में भी मिलती है। अगर फॉरेन से आपको रॉयल्टी मिल रही है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसको, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसको इंडिया में ले आना है। आरबीआई इस टाइम को बढ़ा भी सकता है। अगर आपको फॉरेन करेंसी वाली रॉयल्टी की डिडक्शन चाहिए तो ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको इंडिया में ले आओ तो डिडक्शन मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी उस वाली रॉयल्टी। तो ओवरऑल ध्यान रखने वाली बात, एटीक्यूक्यू भी रॉयल्टी, बुक्स की रॉयल्टी की डिडक्शन देती है, मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख, बस यही ध्यान रखो और कुछ नहीं रखना चाहते। एटीआरआरबी अगेन रॉयल्टी, लेकिन किसकी? पेटेंट्स की। अगर आप बेटा कोई नया इन्वेंशन करते हो, कॉपी में 30,000, जिसने भी 30 लिखी है उसके लिए गलत है, 3 लाख है, एक जीरो कम लगा रखा है। हाँ, अब बात करते हैं बेटा एटीआरआरबी, उधर बुक्स की रॉयल्टी, इधर पेटेंट की। अगर आप कोई नया इन्वेंशन करोगे, आज आपने कोई नया इन्वेंशन कर लिया तो आप उसका क्या करा लेते हो? पेटेंट करा लेते हो। अब अगर अदर पर्सन उसी चीज को यूज करना चाहता है ना बेटा, तो उसे आपको क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो पेटेंट की रॉयल्टी की बात हो रही है, कितना? वही सेम बात है बेटा, सारी सेम बात है, जितनी भी रॉयल्टी है वो, और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। तो 80 क्यूक्यूबी की भी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है, 80 आरआरबी की भी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है, इस बात का ध्यान रखो। नेक्स्ट 80 टीटीए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है, आपके बैंक में अकाउंट होंगे, बैंक अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है बेटा, उस इंटरेस्ट की, ओनली सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट दे रहा है, ध्यान रखना, इंटरेस्ट की डिडक्शन देता है यहाँ पर। किस किस एसएससी को मिल जाएगी? इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों को मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? जितना इंटरेस्ट अमाउंट है वो, और 10,000 रुपीज विच एवर इज लेस। ध्यान रखना, ओनली सेविंग अकाउंट वाले इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। वो अकाउंट कहाँ कहाँ हो सकता है? किसी बैंक में हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा कहीं भी ये नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी, मैक्सिमम 10,000 मिलेगी। ध्यान रख लो, एटीटीटीए की मैक्सिमम लिमिट 10,000 सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए। अगेन सर आया एटीटीटीवी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट भी है यहाँ पर। टीटीबी में एक स्पेशल बात है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए कुछ समय पहले इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन, सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिकली अलग से सेक्शन है। टीटीए के अंदर 10,000 की लिमिट है और ओनली सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट की डिडक्शन देता है। टीटीबी जो है ना बेटा, टीटीबी जो है, टीटीबी बेटा आपको सेविंग और फिक्स दोनों की डिडक्शन देता है, और मैक्सिमम कितनी देता है? 50। इधर 10 है, इधर 50 है, ध्यान रखना बस। टीटीए की लिमिट 10,000, टीटीबी की लिमिट 50,000। टीटीए में सभी डिडक्शन ले सकते हैं, टीटीबी में ओनली सीनियर सिटीजन डिडक्शन ले सकते हैं। टीटीए के अंदर सेविंग की है और टीटीबी में सेविंग और फिक्स दोनों की है। देखिए क्या बोला गया है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, दोनों टाइप की, चाहे सेविंग हो या फिक्स्ड हो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हेल्ड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बिजनेस, मतलब कोऑपरेटिव बैंक में भी, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और कोऑपरेटिव बैंक में आप जाइए, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये वाला तो बेटा अपन पढ़ ही चुके हैं आई थिंक। इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल ऑलरेडी पीछे आ चुका है, 1,50,000 की, अगेन रिपीट हो गया ये तो। अब कुछ इनकम बेस्ड में और भी डिडक्शन है बेटा, इनकम बेस्ड में मैं इतना ज्यादा जाने वाला नहीं हूं क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। शॉर्ट में मैं आपको जो नोट्स शेयर करूंगा उनमें आप इनकी हेडिंग पढ़ ले बस, बाकी इनमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक दो डिडक्शन मैं आपको जरूर से बता देता हूँ जो काम आ जाते हैं थोड़ा। ये दो डिडक्शन, ये ज्यादातर काम आ जाते हैं। 80JJAA, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। ये वैसे तो डिटेल सेक्शन है, मैंने यहाँ पर ओनली शॉर्ट में लिखाया है, ठीक है। इस सेक्शन में डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन याद रख लो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि रेगुलर क्लास में तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है, वो फाइनल लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के लिए कम इंपॉर्टेंट है। JJAA, अगर किसी कंपनी में आप नए एम्प्लॉय, नए वर्कर्स रख रहे हो, तो नए वर्कर्स को जितने भी रुपए की सैलरी बांट रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 नए वर्कर रखे, 100 नए वर्कर को 5 लाख की सैलरी बांटी, तो 5 लाख का 30%, 1,50,000 की डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी JJAA में। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब कचरा, बायोगैस वगैरह बनाते थे आप, उसको प्रोसेस करने का बिजनेस है आपका,
अगर उसको प्रोसेस करने का बिजनेस है तो डबल जे ए के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी, जितना भी प्रॉफिट कमाओगे उसका 100%। कब तक? 5 सालों तक, 5 consecutive years तक मिलती रहेगी। तो बेटा ये जो डिडक्शन है इसके नोट्स मैं आपको साथ में दे दूंगा, तो ये नोट्स के डिडक्शन आप एक बार रीड कर ले, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद तो क्वेश्चंस आ गए हैं, इंटरमीडिएट के मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व है इसमें। तो यहां तक था अपना डिडक्शन। मेनली इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 80C इज इंपॉर्टेंट, 80CCC इज इंपॉर्टेंट, 80CCD इज इंपॉर्टेंट, 80D इंपॉर्टेंट है बेटा, 80U इंपॉर्टेंट है, 80DD भी डाल दो, और 80DD भी, और 80G, 80EEA न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन, 80EEB न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, 80TTA, 80TTB, QQB और RRB। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके एग्जाम में MCQ हो या प्रैक्टिकल हो ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर तो देखो बेटा, अगर सिंगल सेक्शन से बनाना हो तो 80C, 80D और 80G, बड़ा क्वेश्चन तो इन्हीं से बन पाता है। तो दिस वाज द ऑल थिंग, आई थिंक जितना भी अपन ने कंटेंट बताया था फॉर क्रैश कोर्स इंटरमीडिएट दैट हैज बीन कंप्लीटेड, जो आपको शेयर की गई थी। ये बेटा ये क्लासेस जो है आपको प्रोबेबली सारी एक साथ यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगी, एक साथ में जितनी भी क्लासेस हुई है वो सारी अटैच होकर के। तो डायरेक्ट टैक्स में अपन ने बेटा क्या क्या करा? डायरेक्ट टैक्स में अपन ने रेजिडेंशियल स्टेटस करा, सैलरी करा, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी करा, पीजीबीपी करा और अदर सोर्सेज करा। कैपिटल गेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एज पर पास्ट एग्जाम पैटर्न, इस वजह से नहीं लिया, एक डिडक्शन करा। ये चैप्टर्स बेटा आपके एग्जाम में 70 to 80 मार्क्स कवर करते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। और ये नोट्स जो है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स का अपना मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो अपन ने पूरा कर लिया लिमिटेड टाइम में जो हो सकता था। फॉर फाइनल स्टूडेंट्स इट इज नॉट येट कंप्लीटेड, उनका अलग से होगा, जो अलग चैप्टर्स हैं उनका। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप सभी के साथ में मिलकर के अच्छा लगा, बात कर करके अच्छा लगा। होपफुली आपको फायदा मिला होगा बेटा, और आपको काफी सारे बेनिफिट मिले होंगे। टैक्स लैब आपके लिए तो बेटा वही ओल्ड वाली ही है। वेलकम बेटा श्रेया, सुमत। हाँ एक चीज जरूर करना, आपको इस क्रैश कोर्स को कैसा लगा, पढ़ के कैसा लगा क्लास का, चाहे आप पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, मुझे मैसेज करके जरूर बताना, बड़ी खुशी होती है आप ये जान करके। तो श्योरली मुझे मैसेज करके बेटा जरूर से बताना आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है। और अभी तक अगर किसी ने रिव्यू नहीं किया है